Hello students, myself Dinesh Kumar Jain, DJSL from Kota. My channel Meditrack Kota. आज मैं आपको क्या है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो आपको क्या है कि बताने जा रहा हूं. लेट्स सी. आपको क्या है कि बात बताने जा रहा हूं सूडो फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो देखिए सूडो फोर्स पहली बात तो आप कहां लगाएंगे? सूडो फोर्स लगाएंगे नॉन इनिशियल रेफरेंस फ्रेम के अंदर. जब प्रॉब्लम का एनालिसिस करेंगे तब आप सूडो फोर्स को लगाएंगे. वही बात नॉन इनिशियल फ्रेम क्या होता है? जो भी क्या है कि ऐसा रिलेटेड रेफरेंस फ्रेम होगा उसको हम बोलते हैं नॉन इनिशियल रेफरेंस फ्रेम. जब भी आप कहेगी सूडो फोर्स कहेगी पिक्चर में लगाएंगे तो जो भी कहेगी ऐसा रिलेटेड रेफरेंस फ्रेम होंगे उनके अंदर क्या है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डायरेक्टली नहीं लगा पाएंगे. तो आपको सूडो फोर्स लगाने के बाद ही कहेगी आपको प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं. आप सूडो फोर्स लगाएंगे नॉन यूनिवर्सल रेफरेंस फ्रेम में. कैसे लगाएंगे? सपोज ये कोई भी कहेगी लिफ्ट है जो ए नोड एक्सेलरेशन से जाती है. जिस ऑब्जेक्ट पे आपको सूडो फोर्स लगाना है उस ऑब्जेक्ट के सेंटर मास से, इसका अमाउंट बता रहा हूं, अमाउंट कितना होगा, उस ऑब्जेक्ट के सेंटर मास से क्या है कि ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई करो और क्या है कि सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है उससे मल्टीप्लाई कर दो और 180 डिग्री पे अप्लाई कर दो. ये आपका बन गया सूडो फोर्स. और एक बार जब सूडो फोर्स लगा दिया आपने तो फिर आप क्या है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डायरेक्ट लगा सकते हैं. तो सूडो फोर्स कहां पे लगाएंगे? नॉन इनिशियल फ्रेम में लगाएंगे. कहां से लगाएंगे? सेंटर मास से लगाएंगे. 180 डिग्री पे लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के मास को क्या है कि फ्रेम के एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे. सूडो फोर्स बन जाएगा. तो अब आपको क्या है कि सूडो फोर्स को क्या है कि क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, इससे प्रॉब्लम सोल्व करना आसान हो जाएगा. तो देखते हैं. यहां पर आपको क्या है कि एक वेज दिखा रखा है जिसका मास कैपिटल एम है और ये ब्लॉक, ये सरफेस स्मूथ है, ये भी स्मूथ है. अब आपको यहां पे पूछा है कि यहां पे कितना फोर्स हम अप्लाई करें कि ये जो ब्लॉक है ना इस वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहे. तो देखते हैं. जब क्या है कि इस ब्लॉक को इस वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहना है और इस पे क्या है कि हमने एफ फोर्स लगाया, सरफेस ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है. तो जैसे ये फोर्स लगेगा यदि ये यहाँ पे स्लाइड नहीं कर रहा है तो सिस्टम के अंदर क्या है कि एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा. कितना जनरेट हो जाएगा? देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जनरेट होगा. तो आपको क्या है कि फोर्स की इक्वेशन क्या होगी? m प्लस एम. अब आप क्या है कि इस वेज के फ्रेम में जो क्या है एक्सेलरेटेड है, तो आप क्या है कि जो क्या है नॉन इनिशियल फ्रेम है इस वेज के फ्रेम में इस ब्लॉक का एनालिसिस कर दीजिए. कैसे करेंगे? देखो आपको बताया था सूडो फोर्स कहां पर लगता है? नॉन इनिशियल फ्रेम में. कितना लगता है? बॉडी का मास इनटू क्या है कि फ्रेम का एक्सेलरेशन. आपने सूडो फोर्स लगा दिया. ये इसका क्या है? वेट. ये यहाँ पे क्या है? देखो ये थीटा है तो देख सकते हैं 90 माइनस थीटा, ये थीटा है. ओके ये थीटा है तो ये भी क्या था? थीटा. इस एमए के कंपोनेंट करोगे तो क्या आएगा? इधर एमए कोस थीटा. इस एमए के इधर कंपोनेंट करोगे तो क्या आएगा? एमए साइन थीटा. अगर आप इस एमजी का कंपोनेंट करोगे इधर तो कितना आएगा? एमजी कोस थीटा. इस एमजी का कंपोनेंट करोगे इधर अलोंग इंक्लाइंड प्लेन तो आएगा एमजी साइन थीटा. क्योंकि आपको क्या बोला है? ये ब्लॉक इस वेज की सरफेस पर स्लाइड नहीं करता है. तो स्लाइड कब नहीं करेगा? जब एमए कोस थीटा किसके इक्वल होगा? एमजी साइन थीटा के. तो यहां से ए क्या मिला आपको? ए मिला आपको जी टेन थीटा. ये तो आपको ए यदि जी टेन थीटा है इसको रख दीजिए. तो आपको क्या है कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड है ताकि क्या है कि स्मॉल एम मास का जो ब्लॉक है वो वेज की सरफेस पे रेस्ट में रहे. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये m प्लस एम इंटू जी टेन थीटा. आपसे यदि ये पूछा जाता है कि ये ब्लॉक इस वेज की सरफेस पे क्या है कि कितना फोर्स लगाएगा, ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा या वेज इसकी सरफेस पे कितना फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन वैल्यू सेम होती है. यदि आपको निकालना है तो ये होगा नॉर्मल रिएक्शन इक्वल.
जो यहाँ पे किसके इक्वल है, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा। फोर्स एक्जेक्टेड बाय ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम ऑन वेज ऑफ मास कैपिटल एम, ये है फोर्स जिसको लिखा हमने नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल, जो कितना है एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कोस थीटा। यहाँ पे क्या है कि ए की वैल्यू डाल दीजिए, जो कितनी थी जी टेन थीटा, इसे यदि आप सोल्व करेंगे, देखो ये है टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये एम जी तो आ गया कॉमन, और ये क्या था टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना था 1, तो इनकी वैल्यू कितनी आई एम जी अपॉन कोस थीटा। ये आपका फोर्स एक्जेक्टेड बाय ब्लॉक of mass small m on wedge of mass capital M, ओके। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि n की वैल्यू कभी mg cos थीटा मत लिख देना, n इक्वल टू mg cos थीटा होता है, लेकिन कब, ये तब होता है जब ये फिक्स होता है, ये फिक्स होगा तो ये m मास का ब्लॉक है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये mg है, ये थीटा है, ये एंगल थीटा होगा, तो ये mg cos थीटा होगा। तो याद रखना जब ये क्या है कि वेज फिक्स होता है तब तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी होती है mg cos थीटा, लेकिन जब ये वेज मोशन होता है तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी होती है mg अपॉन cos थीटा, ओके। आपको क्या है कि कुछ और प्रॉब्लम्स बताते हैं। ये आपको एक लिफ्ट दे रखी है, जो सपोज ए नोड एक्सेलरेशन से वर्टिकल ऊपर डायरेक्शन जा रही है। यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है जो थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। लिफ्ट शुरू में क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये ब्लॉक है जिसका मास m है और इसकी क्या है कि इंक्लाइन प्लेन की लेंथ l है। आपको पूछा है यदि लिफ्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आपको पूछा है ये क्या है कि ब्लॉक इसकी क्या है कि डाउन प्लेन इंक्लाइन प्लेन की डाउन पॉइंट पे कितना टाइम में नीचे आ जाएगा, और ये यहाँ पे क्या है कि ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पे कितना फोर्स लगा रहा है। इन दोनों चीजों को हम देखते हैं। तो देखिए जब आप क्या है कि यहाँ पे इस वेज के फ्रेम में यदि आप बात करेंगे तो आप क्या है कि सीधी क्या है कि कैलकुलेशन कर देंगे। सबसे पहले क्या लगा दो सूडो फोर्स, जो किस पर लगता है कांटेक्ट वाली बॉडी पर, कितना लगता है, किधर लगेगा, सेंटर ऑफ मास से लगेगा, 180 डिग्री पे लगेगा, और क्या है कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो बन गया सूडो फोर्स। सूडो फोर्स लगाने के बाद अब आपको नॉर्मल एनालिसिस करना है। न्यूटन जो मोशन की इक्वेशन जो लगाते हैं वही लगा दीजिए। देखो ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, mg तो लगेगा ही लगेगा। तो ये कितना हो गया, एक तरीके से mg प्लस a नोट हो गया, डायरेक्ट लगा दो, तो mg प्लस a नोट इंटू कोस थीटा। और ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया इधर, ये हो गया m g प्लस a नोट इंटू साइन थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं क्या है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पे कितना a, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, mg प्लस a नोट इंटू साइन थीटा इक्वल टू बन गया m से m कट गया तो आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंक्लाइन प्लेन की लेंथ कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा दीजिए, g प्लस a नोट साइन थीटा इंटू डी स्क्वायर, तो आपका टाइम कितना आ गया 12 अपॉन g प्लस a नोट साइन थीटा, ये आपका टाइम आ गया। देखो 12 अपॉन g प्लस a नोट साइन थीटा, ये आपका टाइम आ गया ब्लॉक के इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड पॉइंट पे लाने में लगेगा। और आपको अगर फोर्स पूछा है कि ब्लॉक क्या है कि इस इंक्लाइन प्लेन पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी m g प्लस a नोट इंटू कोस थीटा, ओके। एन की वैल्यू कितनी होगी m g प्लस a नोट इंटू कोस थीटा, ओके। इस तरीके से आप क्या है कि सूडो फोर्स को लगा के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये स्टूडेंट कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं।
यदि हम स्ट्रिंग और स्प्रिंग के क्वेश्चन देखें जिसमें कटिंग हो रही हो तो क्या होगा? स्प्रिंग मासलेस होती है, देखते हैं। पहले मैं आपको स्ट्रिंग बता रहा हूं, ये 2 kg, स्ट्रिंग कभी भी लूज नहीं होगी, स्ट्रिंग हमेशा क्या है टेंशन देगी। यहाँ पे क्या है टेंशन कितना होगा? T1 कितना होगा? 30 न्यूटन। यहाँ पे टेंशन T2 कितना होगा? 15 न्यूटन। ये तो क्या है सिस्टम के इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अब देखिए, यदि आपको बोला जाता है क्वेश्चन में इसको कट कर दिया हमने, इसको 3 kg और 2 kg के ब्लॉक के बीच में जो स्ट्रिंग लगी हुई है, अगर हम इसको कट कर देते तो 3 kg का एक्सेलरेशन क्या होगा, 2 kg का एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे टेंशन क्या होगा, तो देखते हैं। जब आपने क्या है कि 3 kg से अटैच स्ट्रिंग कट कर दी तो यहाँ पे क्या है कि ये तो काम खत्म हो गया T1 का। 3 kg का वेट कितना है? 3g। इसका एक्सेलरेशन सपोज a आ गया तो 3g इक्वल टू क्या आ गया? 3a। तो यहाँ पे क्या है कि 3 kg वाला ब्लॉक तो करेगा फ्री फॉल, एक्सेलरेशन कितना आ गया? g। किधर आएगा? डाउनवर्ड। बात करते हैं 2 kg की। 2 kg के ब्लॉक को देखेंगे तो इंस्टेंटली ये चीज तो गई खत्म। अब ऊपर क्या है? टेंशन हाथों हाथ एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग तो कभी लूज नहीं होगी। यहाँ पे टेंशन क्या है कि जो T2 था, T2 की जगह T2 टेस्ट कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन इसका कितना रहेगा? 0। ओके, यहाँ पे देखिए इसकी जगह यदि इस क्वेश्चन में नीचे वाली स्ट्रिंग को कट करने की जगह अगर ऊपर वाली स्ट्रिंग कट करते तो देखो क्या होता। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे टेंशन कितना था? 30 न्यूटन। अगर इसको कट कर दिया जाता तो इसको कट करते तो ये पूरा सिस्टम क्या करेगा? फ्री फॉल करेगा। यहाँ पे क्या है कि बीच में टेंशन क्या हो जाएगा? 0। अब आपका सिस्टम में क्या हो गया? 5g लोड है इक्वल टू क्या हो गया? 5 into 8। एक्सेलरेशन कितना है? ये दोनों ब्लॉक फ्री फॉल करेंगे। ओके, बीच की स्ट्रिंग में क्या हो रहेगा? कनेक्टिंग स्ट्रिंग में टेंशन 0, ऊपर की स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि यदि स्ट्रिंग की जगह स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग मासलेस होती है, स्प्रिंग में क्या है कि उसकी क्या है कि मुड़ावपन की वजह से, इनर्शिया की वजह से क्या होता है? इंस्टेंटली उसमें जो भी केस होता है स्प्रिंग फोर्स, उसमें इंस्टेंटली कोई चेंज नहीं आता, जो भी स्प्रिंग बची होगी उसमें। ये याद रखना, ये 2 kg, ये 3 kg। सपोज यहाँ पे क्या है कि स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग आइडेंटिकल है। सपोज ये KX1 कितना है? स्प्रिंग का KX हमेशा क्या है कि स्प्रिंग के टेंशन जैसा बिहेव करता है, कितना है? 30 न्यूटन। और ये KX2 कितना है? यहाँ पे 15 न्यूटन। देखो क्या केस इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की पोजीशन से आपको बोला कि ये नीचे की स्प्रिंग का नाम S1 है, ऊपर की स्प्रिंग का नाम S2 है। सपोज आपको बोला कि ये स्प्रिंग कट कर देंगे तो देखो स्ट्रिंग से डिफरेंट केस आएगा। जब इसको कट कर दोगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? सबसे पहले बात देखिए अब 3 kg की। 3 kg को देखोगे ये 3g, ये स्प्रिंग कट कर दी, इसकी कहानी खत्म हो गई। इसका एक्सेलरेशन आपने मान लिया a1, तो 3g इक्वल टू क्या हो गया? 3a1। a1 कितना हो गया? g। तो 3 kg वाला ब्लॉक तो क्या है कि फ्री फॉल कर रहा है, g एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रहा है। 2 kg की कहानी पर जाइए, ये 2 kg। आपको क्या बताया था? जो भी स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग में क्या है कि इंस्टेंटली केस की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। तो इसका केस कितना था? 15 न्यूटन। तो ये अभी भी क्या रहेगा? 15 न्यूटन ही रहेगा उस इंस्टेंट पे। नीचे क्या है? 2 kg का वेट कितना है? 2g। अब ये केस 1 तो खत्म हो गया। इसका एक्सेलरेशन स्प्रिंग 2 kg का ब्लॉक अनबैलेंस हो गया, इसका एक्सेलरेशन अपने a2 मान लिया। तो देखो अब इक्वेशन क्या बनेगी? 50 माइनस 2g मतलब 20 इक्वल टू आएगा 2 into a2। a2 कितना हो गया? यहाँ पर ये हो गया 30/2, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि 2 kg का ब्लॉक अब 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इंस्टेंटली ऊपर की साइड चलेगा। ओके, अब आपको बता रहे हैं नीचे की स्प्रिंग को कट करने की जगह अगर इसमें ऊपर की स्प्रिंग को कट किया होता तो क्या होगा? देखते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे क्या है कि वीडियो को 1-2 बार देखिए ताकि आप क्या है कि इसे अच्छी तरह समझ सकें। अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में KX1 कितना है? 30 न्यूटन। KX2 कितना है? 15 न्यूटन। आपको बोला अब ये स्प्रिंग कट कर दिया, नीचे वाली कट नहीं करी, केवल ऊपर वाली कट करी, तो क्या होगा? दोनों के एक्सेलरेशन चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपको बात बता रहे हैं 3 kg के बारे में।
देखो 3 kg वाली जो स्प्रिंग है, मैंने क्या बताया था, स्प्रिंग फोर्स जो भी होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो kx1 में कोई चेंज नहीं आएगा। तो kx1 कितना लगा यहाँ पे, kx1 की वैल्यू जो 30 न्यूटन थी वो 30 लगी रहेगी। ये कितना था, 30 न्यूटन। अब इसका क्या है कि एक्सेलरेशन a1 माना, आएगा ही नहीं कुछ भी। कहने का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, ये 3 kg का जो ब्लॉक है ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके, ये रेस्ट में रहेगा, ये रेस्ट में था, रेस्ट में रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 kg के बारे में। ये 2 kg का ब्लॉक था। 2 kg के ब्लॉक में आप क्या देख रहे हैं, ऊपर की स्प्रिंग तो खत्म हो गई, नीचे क्या है, इसका वेट कितना है 2g। और kx1 की वैल्यू मैंने आपको क्या है पहले भी बताई, फिर बता रहा हूँ, kx में क्या है कि इंस्टेंटली कोई चेंज नहीं आएगा। kx कितना था, 30 न्यूटन। इसकी वजह से 2 kg का ब्लॉक अनबैलेंस हो गया। इसका एक्सेलरेशन हमने मान लिया a2, तो 2g प्लस 30 इक्वल टू क्या हो गया, 2 into a2। 2g कितना 20, 20 प्लस 30 कितना हो गया 50, इक्वल टू क्या हो गया 2 into a2। तो a2 की वैल्यू कितनी होगी, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किधर आएगी, डाउनवर्ड। ये बात आपको बता रहे हैं इंस्टेंटली। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि अगर मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, सपोज एक स्ट्रिंग हो जाती, एक स्ट्रिंग हो जाती, जैसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते रहते हैं, तो देखो क्या होगा। सपोज ये क्वेश्चन कैसा होता, ये 2 kg है और ये 3 kg है, ये स्प्रिंग है और ये स्ट्रिंग है। यहाँ पे kx कितना होगा, 30 न्यूटन इक्विलिब्रियम में, और यहाँ टेंशन कितना होगा, 50 न्यूटन इक्विलिब्रियम में। अब आपको क्या है कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। आपको बोला सपोज इसको कट कर दिए स्प्रिंग को, तो 2 kg 3 kg के एक्सेलरेशन के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो 3 kg को देखिए, जब आपने स्प्रिंग कट कर दी 3 kg का क्या होगा, स्प्रिंग तो खत्म हो गई। स्प्रिंग खत्म हो गई तो खाली क्या लग रहा है, इसका खुद का सेल्फ वेट कितना 3g। इसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन कितना मान लिया a1, तो 3g इक्वल टू क्या हो गया 3a1, तो a1 कितना हो गया इसका g। तो ये 3 kg का ब्लॉक कर रहा है फ्री फॉल डाउनवर्ड। ओके, बात करते हैं 2 kg की। 2 kg के ब्लॉक को देखिए, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कभी लूज नहीं होती। अब यहाँ पे केस तो खत्म हो गया है क्योंकि स्प्रिंग कट चुकी है। अब ये टेंशन क्या है कि इमीडिएटली एडजस्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, लेकिन इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि स्ट्रिंग कभी लूज नहीं होगी। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम इस क्वेश्चन में स्प्रिंग को कट करने की जगह अगर स्ट्रिंग को कट कर देते हैं, देखो ये क्वेश्चन ऐसा होता है, ये 2 kg और ये सपोज 3 kg। केस की वैल्यू कितनी यहाँ पर 30 न्यूटन, यहाँ टेंशन कितना है 50 न्यूटन। अब आपको बोला कि यहाँ पे गया कि स्प्रिंग को कट करने की जगह हम स्ट्रिंग को कट कर देते, तो देखो क्या होता। तो ये कट कर दिया, स्ट्रिंग का काम खत्म। इस पे क्या है कि केस कितना लग रहा है 30 न्यूटन, इसका खुद का वेट कितना है 2g। अब जो इसको संभाल रही थी वो तो खत्म हो गई, तो 2 kg को अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो 2 kg का क्या हो गया ये 2g, और केस कितना है इसका 30 न्यूटन। इसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन आ गया a1, तो 2g प्लस 30 इक्वल टू आ गया 2a1। ये 20 प्लस 30 50 हो गया, तो 20 प्लस 30 कितना हो गया 50, 50 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ गया 25। ये इसका एक्सेलरेशन आ गया डाउनवर्ड इंस्टेंटली। ओके, इसका 2 kg का। बात करते हैं 3 kg की। तो 3 kg के बारे में अगर आप देखोगे तो केस की वैल्यू में इंस्टेंटली कोई चीज नहीं है, केस जितना है उतना ही रहेगा 30 न्यूटन। इसका लोड खुद का कितना है 3g। अब ये भी 30 न्यूटन, ये 3g, तो इसका एक्सेलरेशन कुछ नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, तो एवरेज कितना रहेगा 0। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा ये स्प्रिंग की क्या है कटिंग के केस आपने देखे, स्प्रिंग में जो भी स्प्रिंग बच जाएगी उसमें इंस्टेंटली कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, लेकिन क्या है कि स्ट्रिंग हाथों हाथ क्या है कि उसके अंदर टेंशन एडजस्ट हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या है क्वेश्चन स्ट्रिंग कभी लूज नहीं होगी, ये बात याद रखना। और स्प्रिंग जो भी बची हुई है उसमें केस की वैल्यू में स्प्रिंग फोर्स में इंस्टेंटली कोई चेंज नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पे क्या है न्यूटन जो मोशन से एसोसिएटेड कुछ और प्रॉब्लम्स आपको बताते हैं। अगर सिस्टम आपको पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा, तो देखिए आपको दिया सपोज ये क्या है कि कोई सिस्टम आपका ऐसा है, इसमें एक बॉल फंस गई है, ये जो बॉल फंसी है ये एंगल सपोज 37 डिग्री है और ये एंगल सपोज 53 डिग्री है।
ये कॉन्टेक्ट पॉइंट ए है, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट बी है। आपको पूछा ए और बी पॉइंट से लगने वाली नॉर्मल डायरेक्शन कितनी है और इस बोल का वहां से टूटेगी। तो क्या है कि बच्चों को क्या है कि एंगल मार्क करने में क्या है कि काफी कंफ्यूजन होता है। तो एंगल मार्क करने के लिए सबसे इजी तरीका है, आप क्या है कि उस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया करो। जब आप उस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे तो आपको क्या है कि एंगल का कंफ्यूजन मिट जाएगा, क्वेश्चन सोल्व करना आपका एकदम आसान हो जाएगा। तो लेट्स सी, यहां पर देखिए जब अपन कह रहे हैं कि ए पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये यहां से ए पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो ताकि आपका कंफ्यूजन ए पॉइंट पर खत्म हो। ये एंगल कितना 37 डिग्री, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनेगा 37 डिग्री। ए से लगने वाली नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस से 90 डिग्री लगती है, इसका नाम रख दिया एन। अगर ये एंगल क्या है कि इंक्लाइंड प्लेन से 37 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री। ओके, यहां नहीं दिखेगा कोई बात नहीं, अभी आपको सेपरेट बताएंगे। तो अलग से सेपरेट बना देते हैं, ये एन था, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 53 डिग्री। अब आप आते हैं डी पर, डी पे भी वही कंफ्यूजन रहेगा, तो आप क्या करो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। ये एंगल कितना हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो नॉर्मल से कितना एंगल रहेगा 37 डिग्री। ओके, ये नॉर्मल डायरेक्शन है यहाँ पे एनबी। ओके, तो एनबी यहाँ पे क्या है कि एनबी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है 37 डिग्री। ये आपके पास एनबी आ गया। और वेट हमेशा क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगता है डाउनवर्ड, वो कितना है इसका 2g, क्योंकि क्या है कि बॉल इक्विलिब्रियम में इससे एक्स एंड वाई डायरेक्शन लगने वाले फोर्स का वेक्टर सब 0 होगा। तो ये तो क्या है कि एक्स डायरेक्शन में इसका इक्विलिब्रियम कर दिया, तो क्या मिलेगा आपको, देखो एनबी cos 37 माइनस एन ए cos 53 इक्वल टू 0। यहां से आपको एनबी और एन ए का रिलेशन मिल जाएगा। cos 37 कितना होता है 4/5 और cos 53 कितना होता है 3/5। 5 से 5 कट जाएगा तो 4nb इक्वल टू आ जाएगा आपका 3na। आसानी से आप क्या है कि na की इक्वेशन लिख सकते हैं। na कितना आ गया आपके पास, na आ गया 4/3nb। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। ओके, अब आपको na nb की वैल्यू निकालनी, तो आप क्या है कि y डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कर दीजिए। y डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम करेंगे, सिग्मा f 0 कर दिया, क्या इक्वेशन बनेगी, देखो ये na का कंपाउंड करोगे ऊपर कितना आएगा na sin 53, nb का डाउनवर्ड आएगा कितना आएगा nb sin 37। तो देखो क्या इक्वेशन बनी, y डायरेक्शन करोगे तो na का तो अपसाइड है na sin 53 डिग्री माइनस nb का नीचे की तरफ है माइनस nb sin 37 और वेट भी डाउन साइड है -2g इक्वल टू 0। इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो na कितना मिला sin 53 आएगा 4/5 और nb sin 37 कितना होगा 3/5 और ये हो गया 2g कितना 20। na की जगह रख दीजिए 4/3 nb, तो ये 4/3 nb रख देंगे, ये 4/5 माइनस 3/5 nb इक्वल टू कितना हो गया 20। अब आप इसे सोल्व करेंगे कितना हो गया 16/15। तो डियर स्टूडेंट इसे सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 16/15 nb माइनस 3/5 nb इक्वल टू मिला 20। सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, ये क्या है इसको 15 बना दो तो ऊपर कितना हो जाएगा 16/15 nb माइनस 9/15 nb इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। 16 में से 9 चला जाएगा तो 7/15 nb इक्वल टू कितना आ गया ऊपर 20। तो nb कितना आ जाएगा आपके पास, nb आ जाएगा 20 into 15 करोगे तो कितना आ जाएगा 300/7 न्यूटन। ये आपका nb आ गया, nb आ गया तो na ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। na कितना है, na है आपका 4/3 nb, nb कितना आया था 300/7। तो देखो ये हो गया 100, तो ये कितना हो गया 400/7 न्यूटन। ओके, इस तरीके से आप क्या है इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्या कि इक्विलिब्रियम देखा, आपने यहाँ पे क्या कि सूडो फोर्स की क्या है एप्लीकेशन देखी। अगले टर्न पे मैं आपको क्या है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फ्रिक्शन से एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस कराऊंगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको क्या है कि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगा तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।